हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? वेलकम टू द चैनल एंड द नेम ऑफ द चैनल इज़ क्या है? लेट्स लर्न टुगेदर विद BA। मेरी गली के शोर के साथ हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्या था, केमिस्ट्री। एंड हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है? हम लोगों ने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ लिया है। और क्या पढ़ा था? हम लोगों ने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ ली थी प्रीवियस वीडियो में, है ना। तो आज हम लोगों ने पढ़ने हैं छोटी छोटी टर्म्स हैं, ठीक है, छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं। और मोलैरिटी परसेंटेज मास क्या होता है वो सब पढ़ेंगे। और आज ये चैप्टर जो है वो फिनिश कर देंगे, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो छोटे छोटे क्या है, मैंने पहले भी बोला, छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, ठीक है। और मैथमेटिकल पार्ट है थोड़ा सा, इसलिए सर थोड़ा थेरी है। इसको हम समझेंगे, ध्यान से समझेंगे। और समझने के बाद क्या करेंगे, हम लोग एक रिवीजन वीडियोस बनाएंगे, लेकिन बाद में बनाएंगे जब हमारा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। मैं रिवीजन वीडियोस भी बनाऊंगी। तो फ़िलहाल के लिए ये टॉपिक हम लोग ख़त्म करेंगे अभी। तो अभी ये वाला क्या टॉपिक है हमारा? अभी वाला टॉपिक है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास। क्या है हमारा टॉपिक? एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? सो एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास क्या है? पहले क्या होता था कि आटम का साइज़ तो पता चल गया, ठीक है, बड़ी मुश्किल से। आटम का मास जो था वो बहुत छोटा रहता था, ठीक है, वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल रहते थे, बहुत छोटे छोटे रहते थे। आ गया स्मॉल, है ना। साइज़ ऑफ द आटम बहुत ही छोटा रहता था। तो उसका जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो साइज़ है वो बताना इतना आसान नहीं था, ठीक है। तो आजकल तो बहुत सी सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स चली हैं। लिखने की ज़रूरत है कि मुझे सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स, जब कोई गाड़ी आती है मैं ना साउंड बंद कर देती हूँ। सोफिस्टिकेटेड टेक्निक, ओके। आजकल बहुत सारी सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स चली हैं जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, मास ऑफ द मास, जो कि मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में आता है। हम लोगों ने जो है वो एटॉमिक मास फाइंड कर लिया है। हम लोगों ने मतलब साइंटिस्ट ने आजकल, मतलब दिस टाइम पे, दिस एरा में, कि मास ऑफ द आटम जो है वो पूरी फेयरली, पूरी तरह से आजकल छोटी छोटी टेक्निक्स जो चली हैं, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसे कहते हैं, उसके द्वारा पता कर लिया जाता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले क्या रहता था कि हाइड्रोजन बीइंग द लाइटेस्ट आटम वाज आर्बिटरी असाइन एज अ मास एज 1। पहले हाइड्रोजन को लेके चलते थे कि हम हाइड्रोजन का आर्बिटरी जो है वो मास लेके चलते हैं। फिर उसके साथ इसी के अकॉर्डिंग हम लोग अदर एलिमेंट का मास भी लेके चलते थे। लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता। आजकल क्या रहता है, आजकल कार्बन का आइसोटोप का जो मास है, जैसे कार्बन 12 है, 12C, इसके द्वारा हम लोग जो है वो AMU, जिसको बोलते हैं ना, AMU एटॉमिक मास यूनिट जो है, हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, इज असाइंड एज द 12C इज असाइंड एज द क्या है, अब 12C इज असाइंड एज द मास, ठीक है, मास एंड अदर मास एंड मासेस ऑफ ऑल अदर आटम्स इन द गिवन रिलेटिव स्टैंडर्ड्स। आजकल जितने भी रिलेटिव स्टैंडर्ड्स पे हम लोग जब AMU की बात करते हैं, हम लोग C12 मतलब 1/12 यूनिट लेके चलते हैं, 1/12 यूनिट, ठीक है। तो यहाँ एक डेफिनेशन लिख के रखी है कि वन एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज द मास एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन कार्बन, ठीक है, जो कि 12 आटम है, जो कार्बन C12 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। वो इसीलिए 1 AMU मतलब 1 एटॉमिक मास यूनिट जो है वो किसकी इक्वल है, 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। यहाँ पे ग्राम नहीं लिखा है, तो ग्राम नीचे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे एक एटॉमिक वेट है। एटॉमिक वेट क्या होता है, एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास क्या होता है, एक बार वो भी देख लेते हैं। एटॉमिक वेट क्या रहता है? एटॉमिक वेट इज़ द वेट एवरेज ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ ऑल द नेचुरल आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट। जो भी नेचुरल आइसोटोप्स ऑफ द एलिमेंट होते हैं, उसका नेचुरल उसका जो वेट होता है, एवरेज वेट होता है, उसको एटॉमिक वेट बोला जाता है। लेकिन एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास इज द सम ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन ऑफ अ सिंगल आटम। सिंगल आटम के अंदर कितने न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है टोटल मिला के, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास बोला जाता है, ठीक है जी। कार्बन 6 है, ठीक है, कार्बन 6 आटम मतलब एटॉमिक मास इसका 12 रहेगा। लेकिन एटॉमिक वेट जो है, एटॉमिक वेट कार्बन का कितना रहेगा, 12.0.101, 6 कार्बन का। ये आइसोटोप 6 आइसोटोप का है, ये 6 कार्बन आइसोटोप का है, ठीक है।
और यहाँ पे ये कुछ ये मेरे NCERT की बुक से ही निकाले हैं, ये जो छोटी छोटी पिक्चर्स हैं कि 1 AMU इज इक्वल टू, ये एक सेकेंड में आपको पेन के कहाँ गया, हाँ क्यों नहीं रहा, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ 1 AMU इज इक्वल टू 1.661056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये लर्न कर लिया करो, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये याद रख लिया करो। जैसे अब गाड़ो नंबर था वो भी आपने याद रखना है। 1 AMU इज इक्वल टू कितना होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24, ये लर्न कर लेना, दिमाग में बिठा लो, ठीक है। तो ये इसने मास ऑफ द हाइड्रोजन कितना था, जब मैं पहली बात बता रही थी कि पहले हम लोग मास ऑफ द हाइड्रोजन लेके चलते थे रिलेटिव स्टैंडर्ड साइज़ के लिए, तो यहाँ पे कितना था 1.6736 इंटू 10⁻⁻25। तो अगर हम लोग AMU की बात करें, इन टर्म्स ऑफ AMU की बात करें, तो मास जो होता है ऑफ द हाइड्रोजन आटम, इन दोनों को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका आएगा 1.0078 AMU और यहाँ पे आएगा इसका मतलब अप्रॉक्सीमेट कितना आ जाएगा 1.0080 AMU आएगा। अब आप बोल रहे होंगे मैं ये सब क्यों बता रही हूँ, ये सब अंडरस्टैंडिंग के लिए है, और हो सकता है कि ऐसा कोई छोटे क्वेश्चन जो होते हैं CBSE में कोई पूछ लेता है ना, या फिर NCERT में कोई छोटे से 3 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो इसलिए मैं ये आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो सिमिलरली मास ऑफ द ऑक्सीजन भी यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर 16 आइसोटोप का देखें तो यहाँ पे 15.995 हो जाएगा। तो एटॉमिक मास निकालना आपको आया नहीं आया, एक बार फिर से देखो इसको, ठीक है। और यहाँ पे एट प्रेजेंट AMU हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय AMU की जगह हम लोग U का भी यूज़ करते हैं, जिसको यूनिफाइड मास बोला जाता है, ठीक है। इसके आगे भी कुछ लिखा हुआ था कि व्हेन वी यूज़ एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट इन द कैलकुलेशन, जब हम लोग एटॉमिक मास का इस्तेमाल करते हैं कैलकुलेशन में, वी एक्चुअली यूज़ एवरेज मास AMU, वहाँ पे हम लोग एक्चुअली यूज़ करते हैं AMU, ठीक है, जिसको हम लोगों ने ऊपर एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। एटॉमिक मास अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, एक बार फिर से सुनना, ये आपको याद हो जाएगा, ठीक है। एटॉमिक मास क्या होता है, इज द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द सिंगल आटम। और हम लोग आजकल उसके लिए जब एटॉमिक मास यूनिट की बात आती है तो हम ये वैल्यू लेके चलते हैं जो कि यहाँ से निकली है। एक बार फिर से बता रही हूँ, 1 एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज अ मास एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12, ठीक है, 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन ऑफ वन कार्बन, ठीक है, 1 कार्बन 12 यूनिट, 1 कार्बन 12 यूनिट, ठीक है। ये रहा, इसके छोटे छोटे नोट्स बना लिया करा करो, आपके लिए अच्छा होता है। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट क्या है एवरेज एटॉमिक मास, नेक्स्ट क्या है एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज का मतलब तो आप समझते ही हो ना, सम ऑफ ऑल नंबर्स है ना अपॉन टोटल नंबर्स। सो एवरेज रहता है। यहाँ पे एटॉमिक मास की बात करें तो हमारे नेचर में बहुत सारे आइसोटोप्स भी हैं, मतलब जैसे अगर कार्बन की बहुत सारे आइसोटोप्स हैं, ऑक्सीजन की भी हैं, तो अगर उनकी हम लोग एवरेज एटॉमिक मास लेके चलें, अगर हम लोगों ने उनका एवरेज एटॉमिक मास लेके चलना है, ठीक है, तो क्या करना पड़ता है, हमें उनका एवरेज लेना है। तो यहाँ पे ये सम करके दिखाया हुआ है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ एक बारी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन हैज़ फॉलोइंग 3 काइंड ऑफ, कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं। देखो यहाँ पे पेन नहीं चलता, 12C दिखती हो यहाँ पे, 12C है, 14C हो गया, और कितना है 13, ये 13C है, और थर्ड नंबर पे है 14C, ठीक है। तो यहाँ पे ये रिलेटिव अबंडेंस कितनी आ रही है इसकी, 8.89 है यहाँ पे। उसके बाद 1.0, इसको मैं थोड़ा बड़ा करती हूँ, और इसका है 1.108, और एटॉमिक मास कितना आ रहा है देखो यहाँ पे 12 कार्बन का एटॉमिक मास कितना आ रहा है 12, ठीक है। और 13 कार्बन का कितना आ रहा है 13.00335, 14 का कितना आ रहा है इसका आ रहा है 2 × 10⁻⁻10, एंड इसका एटॉमिक मास कितना आ रहा है AMU कितना आ रहा है 14.00317, ठीक है। तो ईच ऑफ देम, अब हम लोगों ने डाटा निकालना है ना, एवरेज निकालनी है। तो एवरेज निकालिए फ्रॉम द अबव डाटा, द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द कार्बन विल कम आउट, कैसे आएगा जो एवरेज है वो कैसे आएगा, ये देखो इन्होंने रिलेटिव अबंडेंस को एटॉमिक मास के साथ क्या किया, मल्टीप्लाई किया, प्लस फिर से रिलेटिव अबंडेंस को आप लोगों ने एटॉमिक मास के साथ मल्टीप्लाई करके थर्ड को भी ऐसे ही किया, और टोटल करके इनका टोटल निकाल दिया, ठीक है, ये इनका टोटल निकाल दिया। तो इसी तरह से हम लोग एवरेज ऑफ अदर एलिमेंट भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो आपको पता चला एवरेज क्या रहती है, एवरेज होती है मल्टीप्लाई रिलेटिव अबंडेंस इनटू एटॉमिक मास यूनिट
ठीक है। रिलेटिव अबंडेंस इनटू एटॉमिक मास यूनिट, जितने भी आइसोटोप्स हैं उनका इकट्ठा करके अलग अलग करके एवरेज निकालना है, सम कर देना उनको। ठीक है। यहाँ एक और एग्जांपल दे के रखिए, हाउ टू कैलकुलेट एटॉमिक वेट। ये बोरॉन 10 है और बोरॉन 11 है। देखो ध्यान से, 5 न्यूट्रॉन 5 प्रोटॉन, 5 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन। यहाँ पे इसकी अबंडेंस इतनी है और इसकी है 19.93% है और इसकी है 18.09% है। तो यहाँ पे हमारा एटॉमिक वेट कितना निकला, ये देखो, ये एटॉमिक वेट कितना निकला, ये आया 10 इंटू बोरॉन 10 था ना, तो 10 इंटू अबंडेंस को मल्टीप्लाई कर दिया प्लस 11 इंटू अबंडेंस को मल्टीप्लाई कर दिया, इनका सम करके हमारे पास ये टोटल निकला इसका अबंडेंस। ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास निकल गया इसका। तो समझ आ गई आपको एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है। एवरेज निकालना, रिलेटिव अबंडेंस, यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ है, रिलेटिव अबंडेंस, जितने भी आइसोटोप्स हैं उनका रिलेटिव अबंडेंस इनटू एटॉमिक मास, उसका एटॉमिक मास यूनिट को इनटू करना है और बाकी उन सब के जो भी हम लोगों ने एवरेज उनको प्लस कर देना। ठीक है, यहाँ पे फार्मूला भी दिया हुआ, मास ऑफ आइसोटोप ए इनटू परसेंटेज ऑफ, ठीक है, परसेंटेज कैसी है, अबंडेंस मतलब परसेंटेज कितनी है नेचर में, और मास ऑफ आइसोटोप बी इनटू उसकी भी अबंडेंस लिखनी है अपॉन 100 करके। ठीक है जी, यहाँ पे ये एवरेज हो जाएगी। द वेट एवरेज इज कैलकुलेटेड यूजिंग क्या है, द फॉलोइंग फार्मूला। इसको याद कर लो, मेमोराइज दिस। ओके, नेक्स्ट है आपका मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या रहता है, मॉलिक्यूलर मास क्या है, इज द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। कोई भी मॉलिक्यूल है उसमें कितना एटॉमिक मास है, हम उसका सम करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ, ये भी आपका एनसीईआरटी का पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे लिखी हुई है डेफिनेशन, मॉलिक्यूलर मास इज अ सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। ठीक है, इट इज ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग the atomic mass of each element by the number of its atom. यहाँ पे atoms and adding them together, उसके बाद उनको ऐड कर देना। ठीक है, उनको बाद में क्या करना है, ऐड कर देना। फॉर एग्जाम्पल मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मीथेन, यहाँ पे मीथेन का क्या रहता है मॉलिक्यूलर मास, CH4 रहता है इसका मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो CH4 को कैसे, इसका मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालना है, इसका मीथेन का फार्मूला है, सॉरी मैं गलत बोल रही थी, मीथेन का फार्मूला है CH4। ठीक है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है कार्बन का जो एटॉमिक, ये कार्बन का मास कितना है 12.011 यूनिट हो गया, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 4 है ना, बोला था ना अभी उन्होंने कि मल्टीप्लाई करना है हम लोगों ने जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, तो ये 4 है इंटू हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 1.008 यूनिट। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और इनका सम करके जो आंसर आएगा हमारे पास वो आएगा 16.043 यूनिट। ठीक है, 4 को मल्टीप्लाई करके देख लो कितना आता है, 4 का 16 1 32 32 33 32 3 कैरी, फिर 0.4। ठीक है, ये आ जाएगा, फिर इसको सम कर लेना इसके साथ 12 के साथ, तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, समझ आया आपको मॉलिक्यूलर मास क्या रहता है। तो हम लोगों ने 3 चीज़ें पढ़ी हैं अभी, एटॉमिक मास क्या होता है, एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, और अभी हम लोग पढ़ेंगे फार्मूला मास क्या है। इजी है। नेक्स्ट फार्मूला मास, नेक्स्ट है आपका फार्मूला मास। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी, इसकी डेफिनेशन रहेगी कि सम सब्सटेंसेस, मुझे लिखने की, चलो लिख लो, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ सब्सटेंस। ठीक है, सम सब्सटेंसेस क्या होते हैं, जैसे कि सच एज सोडियम क्लोराइड का मैं फॉर्मूला लिखूँगी सिर्फ, सोडियम क्लोराइड, इसमें डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स नहीं होते, डू नॉट कंटेन क्या है, डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स एज देयर कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। तो इनमें क्या होता है, इन सच कंपाउंड्स में क्या रहता है, जैसे पॉजिटिव हो गया, सोडियम आयन जो है वो क्या है पॉजिटिव है और क्लोरीन क्या है नेगेटिव है। तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे की कमी को पूरा करते हैं। जैसे क्लोरीन जो है वो कवर्ड है 4 सोडियम से, और सोडियम जो कवर है वो 4 क्लोरीन से कवर्ड है। ठीक है, तो ये फार्मूला मास बना देते। द फार्मूला सच एज NaCl इज़ यूज टू कैलकुलेट फार्मूला मास। ठीक है, ये फार्मूला मास कैलकुलेट करने के काम आ जाता है। इतना ही है इसमें। ये जो PDF में क्या लिखा हुआ है ये भी देख लेते हैं हम लोग। ये देखो,
यहाँ पे डायग्राम्स भी दी हुई हैं, ये देखो डायग्राम्स किस तरह से दिया हुआ है। क्यूब फेस सेंटर किस तरह से इसका है, ये है सोडियम क्लोराइड का फेस सेंटर है, क्यूबिक स्ट्रक्चर दिया हुआ है NaCl। यहाँ पे ना ब्रश है, यहाँ पे देखो ये Cl कवर है Na सोडियम से, है ना, और जो सोडियम कवर है वो 4 इधर भी होगा ना, एक बॉक्स इधर भी तो होगा, वहाँ से कवर्ड है। अब बीच वाले को देखो, ये देखो ये जो है, जैसे ये वाला सोडियम है, ये वाला सोडियम है, इसको देखो सोडियम, ये वाला क्लोरीन, इसको देखो ये वाला क्लोरीन, ये 4 सोडियम से कवर्ड है ना, 1 2 3 और 4, इसी तरह से सारे होते हैं। और वैसे ही जैसे ये वाला क्लोरीन जो है वो 4 सोडियम से कवर है, ये भी बता दी दिया मैंने। बीच वाला ये देखो ये सोडियम, ये 4 क्लोरीन से कवर्ड है ना, 1 1 1 2 3 और 4, पता चल रहा है ना। तो यही फार्मूला मास है, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है फार्मूला मास का। यहाँ पे ये एक एलिमेंट की एग्जांपल दे के रखी है, ये देखो एलिमेंट क्या है C8H10NO2, मुझे इसका नाम नहीं पता, हाँ भी बता देना। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटीन, हेक्सेन, हेप्टेन एंड हेप्टेन होगा। हेप्टेन के बाद क्या होता है, हेक्टेन नाइट्रेट है, हेक्टेन नाइट्रेट है इसका नाम कुछ, ठीक है। आप लोग मुझे कमेंट में बताना। अच्छा, आप लोग प्लीज़ कमेंट भी किया करा करो, ठीक है। अगर आपको जैसे पढ़ाने की टेक्निक अगर आपको अच्छी ना लगे वो भी लिख सकते हो, अगर अच्छी लगे वो भी लिख सकते हो, तो आप कमेंट्स भी कर दिया करा करो, इससे इंकरेजमेंट मिलती है यार, इससे मोटिवेशन मिलती है, ठीक है। और लाइक तो करना ही है ना, और सब्सक्राइब भी करना है, और शेयर भी कर दिया करो, लेकिन कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। इससे मुझे भी पता चलता है कि अगर मैं कुछ गलत पढ़ा रही हूँ या फिर मुझे अपनी टेक्निक चेंज करनी है तो उससे भी मुझे पता चल जाता है, ठीक है। प्लीज़ डू दिस फॉर मी। और अपनी हैंड रिटन नोट्स बनाते रहा करो, मैंने आई थिंक पहले भी बोला नहीं है होगा, मैंने लिखा था अपनी वीडियो पे, लास्ट वीडियोस पे मैंने लिखा हुआ था कि हैंड रिटन नोट्स बनाते रहा करो। हाँ, तो एग्जांपल है यहाँ पे कार्बन 8 है और इसका AMU कितना है 12.02 है, और सब टोटल इसका ये रहा 8 था ना, 8 की वजह से। इसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को भी, इनका टोटल जो है वो क्या निकला, ये निकला 151.18, ठीक है। तो ये फार्मूला, ये क्या था, ये वो नहीं है, ये एटॉमिक मास है। अरे जो पहले पढ़ा था हम लोगों ने, ये वो है कि फार्मूला मास मैंने आपको बता दिया, ठीक है। फार्मूला में यही था, तो ज़्यादा है नहीं बुक में। इसकी प्रॉब्लम है, आगे देख लेते हैं एक। चलो ये है ना, सम सबस्टांस सच एज़ एनी, ये बोल दिया मैंने आपको। तो ये बुक से एक फ़ोटो ली है मैंने, बुक से NCERT की बुक से पिक ली है मैंने, तो यहाँ पे भी पेन है, ठीक है। प्रॉब्लम है कि कैलकुलेट द मोलकुलर मास ऑफ ग्लूकोज, ये मोलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज निकालो। तो मोलिकुलर मास ऑफ द ग्लूकोज क्या है, मोलिकुलर मास ऑफ द ग्लूकोज C6H12O6 कितना है, 6 इंटू कार्बन वाला एटॉमिक मास यूनिट, ये कितनी बार आ गया, आप तो याद हो जाना चाहिए ना, 12.011 यूनिट हो गया। हाइड्रोजन का कितना रहता था 1.008, ये भी पहले आया था, ठीक है। और ऑक्सीजन का भी 16 पता रहता है ना, ये तो अब याद हो जानी चाहिए, ओके। 12.011 कार्बन आ गया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वैसे भी ये 3 चीज़ें ही आती हैं ज़्यादातर, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, है ना। आगे पढ़ेंगे पता चल जाएगा। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आया और ये आया, इन सबको प्लस कर दिया। ये एक तरह का एवरेज ही था, हम लोगों ने एवरेज मॉलिक्यूलर मास किया था ना, ये वही आ रहा है, ये आई थिंक वही क्वेश्चन था, एवरेज मॉलिक्यूलर मास का ही क्वेश्चन है ये। चलो समझ आ गया आपको, हो गया, नहीं आया एक बारी प्रैक्टिस करो, ठीक है, आ जाएगा। वैसे आसान ही है, कोई मुश्किल नहीं है। आपको पता है मैं ये सारा ना NCERT से पढ़ाती हूँ, पता ही है। तो क्या रहता है ना, अभी क्या है, अभी कौन सा टॉपिक है, अभी है मोलर कॉन्सेप्ट एंड मोलर मासेस। मतलब सारा NCERT से नहीं पढ़ाती, मैं रेफरेंस बुक भी लेती हूँ और साथ साथ में इंटरनेट का यूज़ भी करती हूँ, ठीक है। तो मैं जो बुक यूज़ कर रही हूँ मैक्सिमम NCERT यूज़ करती हूँ, ताकि क्योंकि आपके पास भी रहती है ना वो बुक्स, सो दैट आप लोग भी वहाँ से पढ़ पाएँ। तो ये उसी की एक पिक्चर है छोटी सी,
तो एटॉमिक मास यूनिट क्या रहता है, इज़ एन एक्सट्रीमली स्मॉल साइज ऑफ नंबर, हमें पता है साइज एंड देयर उसके नंबर क्या रहते हैं, कहाँ गया, एंड इज नंबर एंड देयर नंबर इन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनी सबस्टेंस इज़ वेरी लार्ज। मतलब क्या बोला, आटम एंड मॉलिक्यूल्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं इन देयर साइजेस, एंड उनके जो नंबर रहते हैं इन इवन अ स्मॉल अमाउंट, अगर वो छोटे अमाउंट में भी होंगे ना तो नंबर उनके बहुत ज़्यादा रहेंगे, है ना। बिल्कुल छोटा सा पार्टिकल, आप रेत ही ले लो, अब रेत के छोटे छोटे कण हैं, अगर हम मुट्ठी पर पकड़ेंगे हम मुट्ठी को भी गिन नहीं पाएंगे। तो यही तो ये बोल रहा है, टू हैंडल सच लार्ज नंबर, इतने सारे नंबर को हैंडल करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, यूनिट ऑफ कन्वीनियंट मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है। ठीक है, इतने सारे नंबरों को आप अपने बालों को थोड़ी ना गिन सकते हो, बालों को गिन सकते हो नहीं ना, बस फिर तो भाई टू हैंडल सच लार्ज नंबर यूनिट ऑफ कन्वीनियंट मैग्नीट्यूड की ज़रूरत रहती है। तो हम क्या करते हैं, जस्ट वी डिनोट 1 डजन, जैसे 1 डजन में हम लोग क्या करते हैं, 12 आइटम होती है ना, 1 डजन में कितनी आइटम्स रहती हैं, 12 आइटम्स रहती हैं। कहाँ गया, स्कोर ऑफ 20 आइटम्स ग्रॉस 144 आइटम्स, वी गेट एन आइडिया ऑफ मोल। यहाँ पे मोल का आइडिया हमें यहाँ पे मिल जाएगा, मोल टू काउंट एंटिटीज ऑफ द माइक्रोस्कोपिक लेवल। तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे काउंटिंग करनी है हम लोगों ने आटम और मॉलिक्यूल्स की, ठीक है, पार्टिकल्स की, इलेक्ट्रॉन की, आयन की, उसके लिए हम लोग ये वाला कॉन्सेप्ट मोल कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं। तो क्लियर हुआ आपको कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट क्या है, हम लोगों ने बिल्कुल छोटे आटम और मॉलिक्यूल्स की काउंटिंग करनी है, कितने वॉल्यूम में कितनी मॉलिक्यूल्स हैं, कितने आटम्स हैं, वो काउंट करने के लिए हम लोग ये मोलर कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो मोलर कॉन्सेप्ट क्या, ऐसा यूनिट ऑफ मोल सिंबल, ऐसा यूनिट क्या होता है, मोल ही होता है, सिंबल भी मोल होता है, MOL वॉज इंट्रोड्यूस बाय 7 बेस क्वांटिटी। ठीक है, छोड़ो उसको। 1 मोल इज द आटम ऑफ द सबस्टेंस दैट कंटेन एज मेनी पार्टिकल्स और एंटिटीज एज देयर आर आटम्स इज एक्जैक्टली 12 ग्राम। ठीक है जी, वही 12 आइसोटोप वाला सिस्टम है ना, पढ़ा था ना हम लोगों ने पीछे, 12 आइसोटोप वाला सिस्टम, 12 आइसोटोप्स। इसका एग्जैक्टली मैं इस लाइन की मतलब भी बता देती हूँ। 1 मोल इज़ द अमाउंट ऑफ सबस्टांस, एक मोल जो होता है अमाउंट ऑफ सबस्टांस होता है, मतलब अमाउंट होता है सबस्टांस का जो कि कंटेन करता है मैनी पार्टिकल, उसमें बहुत सारे पार्टिकल रहते हैं, है ना। और एंटिटीज़ जहाँ पार्टिकल्स या फिर एंटिटीज़ कुछ भी बोल सकते हो, एज देयर आटम्स इज एग्जैक्टली 12 ग्राम, जब हम लोग उनको 12 ग्राम ही लेके चलते हैं, या फिर 0.000 ग्राम को कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम में तो क्या होगा, 1000 के साथ डिवाइड होता है ना, तो 1000 के साथ डिवाइड होगा तो कितना होगा, 0.0012 आ जाएगा ऑफ द 12 आइसोटोप्स। ठीक है जी, सो इट मे एम्फसाइज दैट द मोल ऑफ सबस्टेंस ऑलवेज कंटेन द सेम नंबर ऑफ एंटिटीज। ठीक है, ये तो लाइन आपको समझ आ गई होगी ना, इसका मतलब होता है मोल ऑफ सबस्टेंस, मतलब एक मोल ऑफ सबस्टेंस ऑलवेज कंटेन सेम एंटिटीज। हम लोगों ने एक लॉ पढ़ा था पीछे, कौन सा पढ़ा था, एवोगाड्रो लॉ पढ़ा ना, एवोगाड्रो लॉ पढ़ा था, वो यही बोल रहा था ना कि अगर हम लोगों ने ये अगर छोटा सा वॉल्यूम है, ये एक बॉक्स है, ठीक है, बराबर साइज़ के हैं, तो इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी इसमें बराबर ही रहेंगे, यही बोला था ना एवोगाड्रो लॉ, यही बोल रहा था, है ना। सो नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे एवोगाड्रो कांस्टेंट, तो यहाँ पे एवोगाड्रो लॉ की बात कर रहे थे हम लोग, तो एवोगाड्रो कांस्टेंट भी आ गया, ये 12 ग्राम पर मोल, ठीक है, इंटू ये 12 आइसोटोप कार्बन है ना, 12 आइसोटोप वाला कार्बन है, अपॉन ये कह रहा है, ये क्या था, इसका मास जो है, इसको मैं पढ़ के सुनाती हूँ, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन दिस नंबर प्रिसाइसली द मास ऑफ द कार्बन 12 वॉज डिटरमाइंड बाय द मास ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है, एंड फाउंड टू बी इक्वल, ये इतना फाउंड हुआ, ठीक है, ये नंबर्स कुछ होते हैं, ये आप याद करने पड़ते हैं आपको, तो हमारा इसको मत याद करो, ये याद करो, ये एवोगाड्रो कांस्टेंट है 6.006.0221367 इंटू 10⁻23 आटम्स पर मोल, ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये आपका मोलर कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट आ गया। और मोलर मास क्या होता है, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ द सबस्टेंस इन ग्राम इज कॉल्ड मोलर मास। लिखूँ, चलो लिखती हूँ, यहाँ लिखती हूँ,
कि द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इन किसमें, ग्राम, ग्राम्स, ग्राम, GRAM, ठीक है। ये होता है मोलर मास, मोलर मास, ठीक है। मोलर मास ऑफ द वाटर कितना रहेगा, 18.02 ग्राम पर मोल। मोलर मास ऑफ सोडियम क्लोराइड कितना रहेगा, मोलर मास ऑफ पानी H2O कितना रहेगा, 18.02 ग्राम पर मोल। इसको क्लीन करूँ, पहले लिख लो उसको। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम, इन, ठीक है, इन अ ग्राम्स इज कॉल्ड इट्स मोलर मास, ठीक है। एक मोल सब्सटेंस का मास बताना है 1 ग्राम, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोलर मास बोलेंगे। द मोलर मास इन ग्राम्स इज न्यूमेरिकल इक्वेशन ऑफ द एटॉमिक मॉलिक्यूलर या फिर फॉर्मूला मास इन यू। तो पानी का मोलर मास कितना है, वाटर का, कौन पीछे बड़ा रहेगा ये, इसको कितना टाइम लगता है साफ़ करने में। तो वाटर का मोलर मास कितना रहेगा, वाटर का रहेगा 18.02 ग्राम पर मोल, ठीक है, पर मोल। और इसका सोडियम क्लोराइड ये वाटर का था, और इसका सॉल्ट का कितना रहेगा, 58.5 ग्राम पर मोल, ठीक है। आगे चले, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन क्या रहती है भाई, कभी कभी क्या होता है जब हम लोग डील कर रहे होते हैं नंबर ऑफ़ बहुत सारी एंटिटीज़ से, ठीक है, या फिर पार्टिकल से, तो हमारे पास क्या होता है, हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है परसेंटेज की, इन ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट की, ऑफ द कंपाउंड हमें चाहिए रहती है, ठीक है। तो वहाँ वो निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे परसेंटेज कंपोजिशन का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं, ये जो एग्जांपल है, ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेके चलते हैं पानी की, H2O की, ठीक है। वाटर कंटेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लेके चला ये, इसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ बोथ ऑफ दीज कैन बी कैलकुलेटेड एज, हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे इनकी परसेंटेज कंपोजिशन, ये रहा, मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू, क्या था, मास ऑफ दैट एलिमेंट ऑफ द कंपाउंड इंटू 100, मास ऑफ द एलिमेंट इन कंपाउंड इंटू 100 अपॉन मोलर मास ऑफ कंपाउंड, ठीक है। तो मोलर मास ऑफ द वाटर कितना है, मोलर ऑफ मास ऑफ द वाटर है हमारा 18.02 ग्राम, 02 ग्राम, ठीक है, हम लोगों ने पहले भी निकाला था। तो फिर हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितनी है, 2 इंटू हाइड्रोजन की, याद करो, बोलो, अभी बोला था, 2 इंटू 1.008, ठीक है। और मोलर मास ऑफ द पानी कितना था, पानी का मोलर मास निकाला था पीछे अभी, 18.02 है, मल्टीप्लाई 100 करके हम लोगों ने इसकी वैल्यू निकाल दी कितनी, 11.18, ठीक है। क्या निकाला इसका, 11.18। फिर से बताऊँ फिर से, पानी मोलर मास कितना है हमारे पास, पहले तो वाटर H2O, हाइड्रोजन 2 रहते हैं ना, 2 इंटू हाइड्रोजन का मोलर मास कितना है, 1.008, बोला करो, ठीक है। और उसके बाद पानी का मोलर मास कितना है, 18.02, ठीक है, ग्राम इंटू 100, तो इसकी वैल्यू रखेगी 11, मतलब 11.18, ठीक है। और अब हम लोग ऑक्सीजन की भी ऐसे ही निकाल सकते हैं। मैंने फटाफट साफ़ कर दिया, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट तो नहीं लेना था, लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा है यहाँ पे, मैं इसी को रिपीट लिख रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पे अब मास परसेंटेज ऑफ, ये जो हमने निकाला ना, ये मास परसेंटेज थी, तो मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितनी आ जाएगी, 16, हमें पता है ऑक्सीजन का वेट है ना, मास, और टोटल मास ऑफ इसका H2O का भी पता है हमें कितना है, 18.02, तो इसको इंटू 100, तो इसको सॉल्व करके आएगा 88.79, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोगों ने परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है। क्लियर हुआ, अच्छे से हुआ, चलो वेरी गुड। थोड़ी लंबी वीडियो जा रही है, लेकिन क्या करें, हम लोगों ने आज यूनिट ख़त्म करना है, मैंने बोला था आपको मैं 3 वीडियोस में ख़त्म करूँगी, तो ये थोड़ी लंबी वीडियो है, आप कट करके देख लेना, ठीक है।
और शेयर भी करना, अगर आपको अच्छी लगेगी तो इसको शेयर करना, क्योंकि अभी तक सब्सक्राइबर मेरे बिल्कुल भी नहीं है। ये मैंने न्यू चैनल खोला है, तो आपने तो हेल्प करनी पड़ेगी ना मेरी, आपको तो हेल्प करनी पड़ेगी, है ना। सो ये एग्जाम्पल जो है ना नेक्स्ट वाली, ये खुद करना, ये भी वैसे ही करनी है। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना रहेगा, ये देखो लिखा हुआ है 48.068 ग्राम। तो कार्बन की कितना है, कार्बन का कितना है 24.02 है ना, डिवाइड बाय इसका होल, डिवाइड बाय होल मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड क्या है ये, मिथेन, इथेन क्या है ये, इथेनॉल है ना, इथेनॉल है ना ये, इथेनॉल C2H5OH इथेनॉल है ये, और इसका मॉलिक्यूलर मास है 46.068 ग्राम है। इसको अलग अलग कंपाउंड का परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ किसकी, कार्बन की, हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की निकालनी है, तो निकालो, ये आपने खुद करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एम्पेरिकल फार्मूला फॉर मॉलिक्यूलर मास, फॉर मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए, तो यहाँ पे इसमें कुछ था नहीं ज़्यादा। एम्पेरिकल फार्मूला रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो, यहाँ पे कितनी सारी टाइपिंग है, रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ वेरियस आइटम प्रेजेंट इन कंपाउंड, ठीक है। एम्पेरिकल फार्मूला क्या करता है, रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट होल नंबर, सिंपलेस्ट होल नंबर जो सबसे सिंपलेस्ट वाला होल नंबर रेशो बताता है हमें वेरियस आइटम की प्रेजेंट कंपाउंड के अंदर। फिर से बता रही हूँ, एम्पेरिकल फार्मूला क्या कहता है, रिप्रेजेंट करता है द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो, होल नंबर रेशो में, ठीक है, ऑफ वेरियस आइटम, जो अलग अलग आइटम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे HCl हो गया तो हाइड्रोजन और क्लोरीन हो गया, H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो गया, प्रेजेंट इन द कंपाउंड, इसकी रेशो बताता है, ठीक है। वेयर एज मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या रहता है, क्या करता है मॉलिक्यूलर फार्मूला, सच शो द एक्जैक्ट नंबर, ठीक है, शो करता है ये एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ आइटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूलर कंपाउंड, ठीक है, ये एग्जैक्ट नंबर बताता है, ये रेशो बताता है। एम्पेरिकल फार्मूला क्या बताता है, रेशो बताता है। रेशो कैसे होती है, जैसे 2:1:2, 3:4, ये रेशो होता है। एम्पेरिकल फार्मूला रेशो बताता है और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बताता है, एग्जैक्ट नंबर बताता है, ठीक है जी। चलिए एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं, आगे एग्जाम्पल होगी, ये रही एग्जाम्पल्स, यहाँ पे बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं। सिंपलेस्ट होल नंबर, एम्पेरिकल सिंपलेस्ट होल नंबर में इसका वो बताता है, जैसे CO2 और इसका ये एक्चुअल होल नंबर रेशो कितनी है, CO2 H2O, इसकी रेशो कहाँ गई, मैंने रेशो वाला नहीं डाला, अरे मैंने वीडियो डाली थी इसकी, वीडियो में नहीं, मैंने वो वाला दूसरा वाला डाला था। अच्छा ये सिंपल वाला क्या है, CO2 का फार्मूला तो CO2 ही होता है ना, CO2 का फार्मूला CO2 ही होता है, तो मॉलिक्यूलर भी एक्चुअल होल नंबर रेशो भी इतनी है इसकी C, ठीक है। हाइड्रोजन की भी सेम ही रहती है, लेकिन नाइट्रोजन में अलग अलग आइटम्स बनती हैं, जैसे NO2 बनता है और ये भी बनता है N2O4 भी बनता है, तो ये मॉलिक्यूल है, लेकिन ये एम्पेरिकल है, रेशो है ये इसकी। फिर यहाँ पे ये भी है फेरस ऑक्साइड है, ये फास्फोरस ऑक्साइड है, पता नहीं, मुझे याद नहीं, आप बता देना। उसके बाद ये भी है, ये C5H11 है और यहाँ पे C10NH ये 22 है, ठीक है, ये इसकी रेशो है, जैसे कि आपको दिख रहा है सब रेशो में दिया हुआ है। सो ये आपका एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी हो गया। चलो फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन, साइकोमेट्री एंड साइकोमेट्रिक कैलकुलेशन क्या होती हैं बच्चे। साइकोमेट्रिक डील विद द कैलकुलेशन ऑफ द मासेस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। बैलेंसिंग पढ़ी है ना 10th में, ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते इस पर, बैलेंसिंग पढ़ी है ना 10th में। अगर रिएक्शन जो होती है वो पूरी कंप्लीट नहीं होती है तो हम लोग क्या करते हैं उसमें ऐड ऑन कर देते थे, है ना, कंपाउंड, और कंपाउंड में मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज़ कर देते हैं, किसी कंपाउंड के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को इंक्रीज़ कर देते थे रिएक्टेंट में या फिर प्रोडक्ट में, बैलेंस करने के लिए, उनके मॉलिक्यूल्स को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते थे, उसमें ऐड कर देते थे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे के रखिए, ये देखो ग्लूकोज की C6H12O6 + O2 गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है ना, H2O, तो इसके मॉलिक्यूल्स बराबर नहीं है ना, तो ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए क्या किया इन्होंने, यहाँ पे 6 लगाया, ठीक है, इससे क्या हुआ, ऑक्सीजन 12 हो गए यहाँ पे, और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे 1 है,
तो इसको यहाँ पे भी 6 लगा देंगे, यहाँ पे भी 6 लगा देंगे, 12 12 18 हो जाएंगे, और यहाँ पे 12 हो गए, यहाँ पे 18 हो गया। ऑक्सीजन बराबर हो गया, कार्बन 6 हो गया, कार्बन भी 6 हो गया, और हाइड्रोजन 12 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 12 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 6 × 2 12 हो गए। ठीक है, इस तरह के। तो साइकोमेट्रिक यही बोलती है, ठीक है, कि बैलेंस होना चाहिए, बैलेंसिंग के बारे में बोलती है ये स्टाइकोमेट्रिक इफेक्ट। स्टाइकोमेट्रिक की डेफिनेशन क्या होती है, इसका मतलब बता देती हूँ। साइकोमेट्रिक मतलब स्टाइको STOICHEION, स्टाइकोन का मतलब होता है एलिमेंट, ठीक है। और मेट्रॉन METRON, मेट्रॉन क्या होता है, मेजर करना, ठीक है। सो विच डील विद द कैलकुलेशन ऑफ द मासेस, यहाँ पे लिखा हुआ है विच डील विद द कैलकुलेशन ऑफ द मासेस ऑफ द किसका, मासेस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन्वॉल्विंग इन द केमिकल रिएक्शन। ओके, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ, कुछ दिया काम का, इसको भी पढ़ लेते हैं। ये नंबर ऑफ मोल्स ही दिया हुआ है, यू कैन टेक दिस। और यहाँ पे मैंने NCERT के एक बुक का छोटा सा पार्ट लिया हुआ है। यहाँ पे CH4 की एग्जांपल दे के रखी थी, CH4 की एग्जांपल दे के रखी थी। 1 मोल ऑफ CH4 ग्राम रिएक्ट विद 2 मोल, इसमें 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन होते हैं और 1 मोल ऑफ कार्बन होता है, ठीक है। और 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन में क्या रहता है, मीथेन रिएक्ट विद द 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन, मतलब CH4 प्लस कितने O2, 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गिव्स क्या देता है, CO2 प्लस 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन। ये बोला इसने, ये बोल रहा है, ठीक है। तो आगे कुछ खास नहीं है, बाकी आगे यही है, तो आप खुद देख लेना। ये ज़्यादा वीडियोस को लंबा नहीं बनाते, 36 मिनट्स की हो गई है। मेरा मन था कि मैं मोलर मास भी खत्म करूं, लेकिन ये हो नहीं पाएगी, तो एक काम करते हैं, ये अगली वीडियो के लिए रखते हैं, ठीक है। इसको मैं जल्दी बना दूँगी, ये मैं कल के कल ही चढ़ा दूँगी दोनों वीडियोज़, ठीक है। लिमिटिंग रीजन क्या होता है, इसको ख़त्म करें, फिर अभी के लिए ये वीडियो ख़त्म करते हैं। लिमिटिंग रीजन्स क्या होता है, डिटरमाइन द मास, जैसे मैनी टाइम रिएक्शंस आर कैरिड आउट, कभी कभी रिएक्शन हो जाती हैं विद द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, सो दैट आर डिफरेंट देन द अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड। जितना बैलेंसिंग के लिए चाहिए होता है ना, उससे ज़्यादा डिफरेंट हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या लगता है, 1 रिएक्टेंट इज़ इन मोर अमाउंट देन द अमाउंट, कभी कभी रिएक्टेंट ज़्यादा हो जाता है, तो हम लोगों को बैलेंसिंग की ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है। तो ये जो रिएक्टेंट होता है विच प्रेजेंट इन द लीस्ट अमाउंट, जो रिएक्टेंट होता है कम अमाउंट में होता है, वो कंज्यूम करता है आफ्टर, वो कंज्यूम हो जाता है आफ्टर सम टाइम, एंड आफ्टर दैट फर्दर रिएक्शन डज नॉट टेक्स प्लेस, ठीक है। मतलब जो रिएक्टेंट कम अमाउंट में होता है उसकी वजह से रिएक्शन नहीं हो पाती है। तो वट एवर बी अमाउंट ऑफ सच अदर रिएक्टेंट hence the reactant which get consumed first, the limit amount of the product form and is therefore is called limiting region। जो limited मतलब जो कम पड़ जाता है उसको limiting regions बोलते हैं, ठीक है जी। ओके, तो इसको हम लोग इसको कवर करने के लिए हम लोग स्टाइकोमेट्रिक इफेक्ट यूज़ करते हैं, है ना। इसको कवर करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, स्टाइकोमेट्रिक इफेक्ट, बैलेंसिंग जिसको बोलते हैं, ठीक है, बैलेंसिंग का यूज़ करते हैं। ये देखो यार, ये आपको कितनी बारी तो समझा दिया ये वाला। तो आज के लिए इतना करते हैं, ठीक है। सो अभी क्या करना है आपका क्या काम है, एक ही काम है, लाइक कर दो, ठीक है। सब्सक्राइब करना है चैनल, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे जाके ऑल कर देना, ठीक है। क्योंकि इतनी ज़्यादा टेक्निकल तो मैं हूँ नहीं, मेरी कोशिश रहती है कि मैं हर चीज़ प्रोवाइड कर सकूँ, ठीक है। सो प्रीवियस वीडियो का लिंक मैं यहाँ पे है, दे दूँगी। सो टिल देन टेक केयर, बाय, गुड नाइट। 12:30, बाय, गुड नाइट। आगे आपका क्या काम है, आपका काम है लाइक करना, ठीक है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पे क्लिक करना है, ठीक है, और शेयर भी करनी है ताकि आपके फ्रेंड्स के भी काम आ जाए। और टिल देन गुड नाइट, बाय, टेक केयर।